हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द राज मल्होत्रा आईएएस एकेडमी। आज यूपीएससी एक्सप्लेन सीरीज़ में हम आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री से बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं विच हैव इट्स ऑन रेलिवेंस और इम्पॉर्टेंस, वी कैन से दैट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। दोनों ही जो वर्ल्ड वॉर है उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है आज, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। सो आज हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज, व्हाई इट वाज साइंड, क्यों साइन की गई थी, क्या इसके फर्दर आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने को मिले, वाई इट वॉज कंसीडर और रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ हिटलर और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। अदर देन दिस वी विल आल्सो स्टडी अबाउट डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स, जैसे आपके वुड्रो विल्सन डॉक्ट्राइन की भी बात आज हम करेंगे थोड़ा सा, या पेरिस जो पीस ट्रीटी थी उसका भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट ईयर तकरीबन 100 साल आपके कंप्लीट हुए हैं 2019 में। सो दैट्स व्हाई द टॉपिक इज़ हियर। सो लेट अस स्टार्ट टुडे। आज शुरू करते हैं, चलिए, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। सो यू कैन सी द ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज बेसिकली, ये नेम क्यों इसलिए मिला, बिकॉज इट वॉज साइन इन द नेम, जिस जगह ये ट्रीटी साइन हुई थी उस जगह का नाम ही वर्साइल्स था। एंड देयर वाज अ ह्यूज पैलेस देयर कॉल्ड वर्साइल्स पैलेस, या पैलेस ऑफ वर्साइल्स भी उसे कहा जाता है। फ्रांस में ये है, अपना इसका एक इतिहास है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ भी इसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में क्यों साइन हुई थी, क्या मेन कारण थे, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड की तरफ बढ़ेंगे। पहले देखिए, ट्रीटी ऑफ वर्साइल से पहले प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस। ऑफ कोर्स इन दैट टाइम इट वाज नॉट कॉल्ड अ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके बाद ही इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया। इन दैट टाइम इट वाज कॉल्ड अ ग्लोबल वॉर, वॉर ऑफ वॉर्स और अ ग्रेट वॉर, इस तरीके के नाम से जाना जाता था। बेसिकली ये जो हुआ था दो अलायंसेस के बीच हुआ था, ट्रिपल एंटार्ट या ट्रिपल एंटिटे और द सेंट्रल पार्स, ठीक है। तो इन दिस वॉर विच स्टार्टेड इन 1914 और 1918 तक ये चला, 4 साल ये वॉर रहा। 18 में ये वॉर खत्म हुआ जिसमें सेंट्रल पार्ट लॉस्ट। क्लियर है। सो थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। अगर मैं वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहा हूं तो एक तरफ थी आपके ट्रिपल एंटिटा एंड दूसरी तरफ थी आपके सेंट्रल पार्स। सेंट्रल पार्स में थी मेनली आपके जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन एम्पायर। दूसरी तरफ मेनली आपके थे बिग फोर्स, जिसमें इटली, फ्रांस, यूएसए एंड इंग्लैंड जो थे शामिल थे। इसके अलावा भी बहुत से देश शामिल थे। बर्निंग इशू जो रहा प्रथम विश्व युद्ध का वो था कि ऑस्ट्रिया के जो प्रिंस थे उनको असैसिनेट कर दिया गया था, ठीक है। सो अब ये कई बार सवाल उठता है कि जब इतना सा मामला था, हाउ इट कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसकी भी थोड़ी सी फर्दर हम बात करेंगे। सो द ट्रीटी ऑफ वर्साइल फॉर्मली एंड किया इसने इस ग्रेट वॉर का, ठीक है। और बेसिकली जर्मनी के साथ ही ट्रीटी साइन की गई और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ये ट्रीटी जर्मनी के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द विक्टोरियस पावर्स लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली declared Germany and its allies solely responsible for outbreak of the First World War. जो विनिंग अलायंस था उन्होंने जो आपके सेंट्रल पावर्स थी उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिस्पॉन्सिबल ठहराया। देखिए, बिफोर दैट वॉर्स तो पूरे हिस्ट्री में होते रहे हैं, बट सच अ ग्रेट वॉर नेवर टुक प्लेस। तकरीबन अगर हम इस वॉर की बात करें 1.7 1,70,00,000 जाने जिसमें गई थी। तकरीबन 1.10 lakh soldiers lost their lives in this war और around 60 lakh civilians lost. So such a ह्यूज लॉस इससे पहले नहीं हुआ था। और ये
वो लोग हैं जिनकी जानेगी। अदर देन दिस, जो डिसेबल हुए, घायल हुए, उनका तो काउंट करना, रखना ही बहुत मुश्किल है। क्लियर है? सो दैट्स वाई, और अंदाजा किसी को भी नहीं था। फर्दर जब विनिंग अलायंस जो था, ट्रिपल एंटिटी जो था, जीत गए, तो वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते थे इस पूरे वॉर का सेंट्रल पावर्स को, और मेनली जर्मनी को, बिकॉज जर्मनी वाज लीडिंग पावर इन दिस अलायंस। क्लियर है? सो द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वाज साइंड जून 28, 1919 इन द पैलेस ऑफ वर्साइल। जो मैं अभी पैलेस ऑफ वर्साइल्स की बात कर रहा था, वहीं ये ट्रीटी साइन की गई। और प्रिंसिपल सिग्नेचरीज जो थे इसमें, एक तरफ थे आपके बिग फोर्स। जब मैं बिग फोर्स कह रहा हूं, इसमें आपके ब्रिटेन रिप्रेजेंटेड बाय डेविड लॉयड जॉर्ज क्लेमेंशु ऑफ फ्रांस, वुड्रो विल्सन ऑफ यूएस एंड ओरलैंडो ऑफ इटली। ठीक है, दे वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिग फोर्स। बिग फोर्स इसलिए कहा जाता है, दे वर लीडिंग फ्रंट्स। Germany only signed the treaty after the Allies threatened to invade the country. Initially, Germans were not ready to sign this treaty because it was quite humiliating for them. But when this big force tried to pressurize Germany और threaten Germany कि अगर आप ये treaty sign नहीं करोगे तो हम आप पर अटैक कर देंगे, ठीक है। सो ऑफ कोर्स जर्मनी वो तो कभी नहीं चाहेगा, इसीलिए फाइनली दे वर रेडी टू साइन दिस ट्रीटी। यू कैन सी इवन इन द इमेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिग फोर्स के बारे में। सो बिग फोर्स में 4 आपके फ्रंट्स थे, जैसा मैंने आपको कहा, और क्या इनके इंटरेस्ट थे वो भी जान लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वुड्रो विल्सन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसए इन दैट टाइम। ठीक है, इनका जो मत था वो ये था, सबको साथ लेके चलो। देखिए ट्रीटी हुई है, अगर हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, सो ये बड़ा कॉमन चीज है दैट ऑल वर रिस्पॉन्सिबल, इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वॉर। तो उनका ये कहना था कि यस जर्मन्स का रोल इसमें है, बट ऐसा नहीं है दैट अदर्स आर नॉट द की प्लेयर्स, ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उतना ही जर्मनी को या अदर सेंट्रल पावर्स पर इम्पोजिशंस लगानी चाहिए या उनसे फायदा लेना चाहिए उतना ही जितना वो झेल सकें। ठीक है, तो ये कहीं सभी को साथ लेके चलने वाली बात पर एम्फसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेविड लॉयड जॉर्ज ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। सो ब्रिटेन की स्टेटमेंट उस टाइम पर ये थी दैट दे हैव सीन जर्मनी as an economic hub, or they have seen their economic interest in this region, and they were trying to convince कि जर्मनी को रीबिल्ड किया जाए। ठीक है, कैपिटलिस्ट अप्रोच की सोच थी, उन्हें यह था कि इकोनॉमिक रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से जर्मनी उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सोच ब्रिटेन की थी। जॉर्ज क्लेमेंशु सबसे ज्यादा एग्रेसिव जो आउटलुक था वो फ्रांस का था इस पूरे बिग फोर्स में। फ्रांस वांट टू डीमिलिटराइज द जर्मनी कंप्लीटली, और पावर को कमजोर कर देना चाहता था ताकि उन पर किसी तरीके का फर्दर जर्मनी इन फ्यूचर अटैक ना कर पाए। ऑरलैंडो वांट्स अ लार्ज शेयर ऑफ जर्मनी। इटली चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा जो जमीन है उन्हें इस जर्मनी की उनको मिले, दी जाए। तो ये इन सभी पार्ट्स के इंटरेस्ट थे, एंड जो एग्रीमेंट्स होने चाहिए थे बेसिकली दैट शुड बी अंडर द लीग ऑफ नेशंस। ऐसा ना हो के बेसिकली इन सभी बिग फोर्स के जो इंटरेस्ट थे उसके हिसाब से ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो थी फॉर्मुलेट की गई, एंड दैट्स व्हाई इट वाज हाईली क्रिटिसाइज्ड। और यही एक कारण भी रहा जिसने जन्म दिया आपके द्वितीय विश्व युद्ध को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को। वो भी थोड़ा फर्दर हम जानेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वुड्रो विल्सन डॉक्ट्राइन। ये बड़ा ही फेमस इनका डॉक्ट्राइन है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ वुड्रो विल्सन।
ठीक है, विच हेल्प टू फॉर्मुलेट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, बहुत ज्यादा मदद की, काफी जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में आइडियाज लिए गए हैं वो वुड्रो विल्सन के डॉक्ट्राइन से भी लिए गए हैं। तो थोड़ा सा इस पे भी नजर डालते हैं। सबसे पहला क्या है, डिप्लोमेसी शुड बी पब्लिक विद नो सीक्रेट ट्रीटीज। देखिए, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? मामला तो ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया के बीच था। कहां ब्रिटेन, कहां जर्मनी, कहां यूएस इसमें इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, इसका जो कारण था वो क्या था, वो था सीक्रेट ट्रीटीज। जैसे अगर मैं बात करूं जर्मनी की, जर्मनी ने 1882 में सीक्रेटली ट्रीटीज साइन की थी आपके जर्मन, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन्स, ठीक है, ऑटोमन्स के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1904 में, सो रशिया एंड फ्रांस ने ट्रीटी साइन की थी। इसी तरीके से 1907 में रशिया ने ब्रिटेन के साथ ट्रीटी साइन की थी। सीक्रेट ट्रीटीज का मतलब यह है दैट अदर्स जो हैं उनको जानकारी इन ट्रीटीज की नहीं होगी, पार्ट्स को, ठीक है। और इस ट्रीटी का मेन यही होता था कि इफ एनी अदर पार्ट अटैक ओवर अस विल सपोर्ट यू इन दैट टाइम। क्लियर है? सो अगर हम बात कर रहे हैं प्रथम विश्व युद्ध के पहले के समय की, इट वाज अ मल्टीपोलरिज्म इन यूरोप, ठीक है। अगर हम यूरोप की बात कर रहे हैं, मल्टीपोलरिज्म था और कोई एक धुरी, एक शक्ति नहीं थी। एवरी पावर वांट टू एक्सेल, और इसी की वजह से क्लैशेस इनके डिफरेंट फ्रंट्स पर हो रहे थे। क्लियर है? नेक्स्ट है, ऑल नेशन शुड एंजॉय फ्री नेविगेशन ऑफ द सी, और एफटीए की जो बात हम आज भी करते हैं, फ्री ट्रेड शुड एग्जिस्ट अमंग ऑल नेशंस पुटिंग एन एंड टू द इकोनॉमिक बैरियर्स बिटवीन द कंट्रीज। देखिए, नेवल जो है, नेवी बड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा यूरोप की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उनके फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, पावर को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस और पूरे यूरोप में वो धीरे धीरे क्रांति जो थी वो फैल गई। और अब वो जो रेवोल्यूशंस हुए उसकी वजह से बहुत सी जो यूरोपियन नेशंस थे पूरी दुनिया में ट्रेड करने लगे, कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने लगे, और जिसमें नेवी जो था बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। बट ग्रेजुअली क्लैशेस भी इनके बीच होने लगे, ठीक है। तो फाइनली इस ट्रीटी में ये कहा गया कि इन क्लैशेस की वजह से कहीं ये ना हो एक बार फिर से हम वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह कुछ टर्म्स और कंडीशन बन जाए और विश्व युद्ध फिर से ना हो जाए। तो फ्री ट्रेड जोन होना चाहिए, ये इसमें बात की गई। ऑल कंट्रीज शुड रिड्यूस आर्म्स इन द नेम ऑफ पब्लिक सेफ्टी, सभी देश मिलकर, ठीक है। जो आज भी डिसआर्मामेंट की बात होती है, तो बेसिकली अपने सभी हथियारों को रिड्यूस करेंगे। ऑल नेशंस विल कलेक्टिवली कर्टेल देयर आर्म्स। बट कितना ये पॉसिबल होता है रियलिटी में, ये अलग बात है। फेयर एंड इम्पार्शियल रूलिंग ऑफ कॉलोनियल क्लेम्स, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, बिकॉज अभी अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसकी वजह से इन यूरोपियन नेशंस की कॉलोनी पूरी दुनिया में थी, पूरी दुनिया में इनकी कॉलोनीज थी, ठीक है। और अगर वो अच्छे से रूल नहीं करेंगे, सिर्फ कीप ऑन एक्सप्लॉइटेशन की पॉलिसी जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि विद्रोह की भावना, रिवोल्ट जो होंगे, दैट माइट इनवाइट वॉर्स, तो वैसी संभावना ही ना हो। और अब यहां से मैं एक सवाल भी आपसे पूछता हूं कि 1920 के बाद ब्रिटिशर्स भारत पे रूल कर रहे थे, क्या उनके आउटलुक में भारत में शासन जो उनकी रूलिंग थी उसमें कोई चेंज आया था? और अगर आया था तो वो चेंज क्या था? प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या वो चेंज थे। क्लियर है? तो इसका इम्पैक्ट जो था आप इंडियन हिस्ट्री में भी देख सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा जिक्र जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं होता नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे रीस्टोर
रिस्टोर रशियन टेरिटरीज, ठीक है, रशियन टेरिटरीज को रिस्टोर करना और फ्रीडम देने की बात की गई। बेल्जियम शुड बी रिस्टोर्ड टू इंडिपेंडेंस, बहुत सा एरिया जो था कब्जा लिया गया था बेल्जियम का भी जर्मनी द्वारा, रिस्टोर किया जाएगा, उस पर बात की गई। एल्जाइक लॉरेन रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड बी रिटर्न टू फ्रांस एंड फ्रांस शुड फुली लिबरेटेड, ठीक है। एल्जाइक लॉरेन का जो ये रीजन है, इट वाज कैप्चर्ड बाय जर्मनी इन 1871। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जब हुआ था 1870 में, ठीक है, उसके बाद एल्जाइक लॉरेन जो रीजन था, फ्रैंको पर्शियन वॉर में आपके जर्मनी ने ये एल्जाइक लॉरेन का रीजन हथिया लिया था, और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ये था आपके फ्रांस के लिए, फ्रांस के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग ये था उस टाइम पर, और फ्रांस डिमांडेड दिस एल्जाइक लॉरेन बैक एट एनी कॉस्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे, इटलीज फ्रंटियर शुड बी ड्रॉन अलोंग क्लियरली रिकॉग्नाइजेबल लाइंस। तो इटली की बाउंड्रीज भी इटली चाहता था प्रॉपरली डिफाइंड हो, ताकि किसी तरीके का कोई इशू ना हो। नेक्स्ट, पीपल लिविंग इन ऑस्ट्रिया हंगरी शुड बी ग्रांटेड सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऑस्ट्रिया हंगरी की जहां शुरुआत आप कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ही हुई थी, दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा द बाल्कन स्टेट्स, ठीक है, शुड आल्सो बी गारंटेड सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस। बाल्कन जो स्टेट्स थे लाइक सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया, ठीक है, इन देशों को भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का या इनकी इंडिपेंडेंस भी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। टर्क्स एंड दोज अंडर टर्किश रूल शुड बी ग्रांटेड सेल्फ डिटर्मिनेशन। तो ऑटोमन एम्पायर डिमोलिश हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। टर्की जो था, इट वाज अ सेंटर ऑफ ऑटोमन एम्पायर। लेकिन देखिए, वॉर होते हैं, मे बी द रीजन पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो, ठीक है, इनकी वजह से क्लैशेस होते हैं, बट अल्टीमेटली पिसता कौन है? ग्रास रूट लेवल पर जो आम जन है वही सफर करता है। सो ये इनका कहना था कि लिबरेशन चाहे कहीं का भी हो, किस भी देश पर आप कब्जा कर रहे हैं, जो कॉमन मैन है उसका सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो अधिकार है, उसकी जो लिबर्टी है, वो हार्म नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? एन इंडिपेंडेंट पोलैंड शुड बी क्रिएटेड। पोलैंड जो रीजन जर्मनी के अधिकार में था, ठीक है, उसको अलग स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए। अ जर्नल एसोसिएशन ऑफ नेशंस मस्ट बी फॉर्म्ड टू मीडिएट इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके, और इसी की वजह से लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, लीग ऑफ नेशन का यहां जन्म होता है। So this is about the 14 principles of Dr. F. Woodrow Wilson. The Paris Peace Conference की हम बात करेंगे। Paris Peace Conference क्या थी, क्यों इंपॉर्टेंट थी? It was a formal meeting of the ट्रिपल एंटार्ट, या ट्रिपल जो एंटिटीज थे उनके, या जो विनिंग अलायंस था, उनकी एक फॉर्मल मीटिंग हुई थी पेरिस में, जिसे हिस्ट्री में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस फॉर्मल मीटिंग में डिसाइड किया गया कि फर्दर अब हमें सेंट्रल पास के साथ करना क्या है। सो फर्दर इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस अ सीरीज ऑफ ट्रीटीज वर साइंड, ठीक है, जिसमें मेनली 5 ट्रीटीज हैं आपकी। एक की जो आज हम बात कर रहे हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है, ट्रीटी ऑफ सेंट जर्माइन है, ट्रीटी ऑफ ट्रिनाइन है, ठीक है, इस तरीके की 3 ट्रीटीज ही इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये इसी में डिसाइड किया गया था कि इस तरीके की ट्रीटीज हम फर्दर सेंट्रल पास के साथ साइन करेंगे। सो ट्रीटी वाज साइंड जनवरी 18, 1919, और ये दिन क्यों सिग्निफिकेंस था? बिकॉज इट मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द कोरोनेशन ऑफ जर्मन एम्परर विल्हेम फर्स्ट, ठीक है। तो ह्यूमिलेट करने के लिए आप कह सकते हैं, जैसा रिसेंटली वी हैव सीन कि एक साल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हुआ, और उससे ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान अपना पॉलिटिकल मैप जारी कर रहा है, ठीक है, कि किसी
तरीके से आप कन्फ्रंट कर सकें, दूसरों की खुशी जो है ह्यूमिलेट कर सकें, परेशान कर सकें। ठीक है, तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया। इट टुक प्लेस इन द पैलेस ऑफ वर्साइल्स एट द एंड ऑफ द फ्रैंको-प्रुशियन वॉर 1871। कब हुई थी ये सेरेमनी? आपके 1871 में। Prussian victory in the conflict had resulted in the Germany's unification. जर्मनी का यूनिफिकेशन इसी के बाद हुआ था। और सीजर ऑफ एल्जिक-लोरेन प्रोविंस फ्रॉम फ्रांस, ये भी आपके इस ही फ्रैंको-प्रुशियन वॉर के टाइम पर हुआ था। इन 1919 फ्रांस एंड इट्स प्राइम मिनिस्टर जॉर्ज क्लेमेंचू हैड नॉट फॉरगॉटन द ह्यूमिलेशन। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था इनके लिए, और किसी भी तरीके से दे वांट टू गेट एल्जिक रीजन बैक। ठीक है, और फर्दर थ्रेट तो रहेगा ही इन फ्यूचर भी कि जर्मनी कहीं फिर से अटैक ना कर दे, तो डिमिलिटराइज जितना हम कर सकते हैं जर्मनी को वो भी किया जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यू कैन सी, ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रीटी साइन हुई थी। सो लेट अस सी बिट अंडरस्टैंड दिस ट्रीटी ऑफ वर्साइल इन दिस मैप। फिर हम फीचर्स पे आएंगे। ये आप देख सकते हैं रीजन जो है एल्जिक-लोरेन रीजन है, यू कैन सी इवन दिस मैप। ठीक है, ये बेल्जियम का कुछ हिस्सा जो है, ये आप देख सकते हैं ईस्ट पोर्शन जर्मनी के अंडर था, वेस्ट पोर्शन ये सारा रीजन जर्मनी के अंडर था। ये पोलैंड रीजन यहां तक ये कह सकते हैं ये जर्मनी के अंडर था। चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, ये सारा रीजन जो था क्लेम्ड बाय जर्मनी, विच वर लेटर दे लॉस्ट। ठीक है, सो और यहां पर आप देख सकते हैं सार, द माइंस ऑफ सार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी जिक्र आगे होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। क्या टर्म्स थी इस ट्रीटी की, उस पर जरा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे, जर्मनी लॉस्ट 13% ऑफ इट्स टेरिटरी इंक्लूडिंग 10% ऑफ इट्स पॉपुलेशन अंडर दिस ट्रीटी। 13% जो टेरिटरी थी दे लॉस्ट। ठीक है, तो बहुत ही ये नुकसान था। और तकरीबन सिर्फ ये नहीं है कि दे लॉस्ट द टेरिटरी बट आल्सो दे लॉस्ट द पीपल, जर्मन पीपल जो पॉपुलेशन थी उसको भी उन्होंने खोया। जर्मनी टू टर्न ओवर इट्स कोल माइंस इन द सार बेसिन, जो अभी मैं मैप में आपसे बात कर रहा था। ठीक है, ये जो रीजन है आपका, ये है सार रीजन, माइन रीजन। आज शायद इसकी रेलेवेंस बहुत ज्यादा नहीं है, बट इन दैट टाइम यू कैन अंडरस्टैंड कि मेन जो एनर्जी रिसोर्स था वो था कोल इन दैट टाइम, थर्मल एनर्जी। और कोल माइंस किसी देश के पास हैं तो बहुत बड़ा वो रिसोर्स हो जाता है। क्लियर है? उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा थी, तो ये भी ले लिया गया जर्मनी से, फ्रांस को दिया गया। अल्दाउ दे टेक्निकली वर अंडर कंट्रोल ऑफ लीग नेव। टेक्निकली बात करें तो ये लीग ऑफ नेशंस के अंडर आना चाहिए था, बट ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंडर ये फ्रांस को दिए जाने की बात की गई। नेक्स्ट है द ट्रीटी ऑफ एल्जाक-लोरेन विच जर्मनी हैड सेज्ड ड्यूरिंग द 1871। तो ये भी फ्रांस को वापस दिया गया। बिग फोर्स द जर्मन्स टू डिसमेंटल देयर फोर्टिफिकेशन अलोंग द राइन रिवर। जो भी उन्होंने फोर्टिफिकेशन किया था राइन रिवर के किनारे पर, फ्रेंच साइड पर, ठीक है, उसका पूरा डिसमेंटल करने की बात की गई। जर्मनी वॉज ऑल्सो फोर्स टू रिस्पेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करने की भी इसमें बात की गई जर्मन द्वारा। इट कंपेल्ड जर्मनी टू रिनाउंस टेरिटोरियल क्लेम्स एंड रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस ऑफ चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया रीजन पर भी अपना अधिकार जर्मनी दर्शाता था, कंट्रोल था उनका, तो उस पर भी कहा गया कि आप अपना क्लेम छोड़ेंगे। ट्रिपल एंटिटे स्ट्रिप जर्मनी ऑफ इट्स कॉलोनीज इन चाइना एंड अफ्रीका। चाइना और अफ्रीकन रीजन में जो कॉलोनीज जर्मनी की थी
वो भी इन बिग फोर्स ने आपस में बांट ली। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लॉस था जर्मनी के लिए। बिग फोर्स नहीं है, ट्रिपल एंटिटी है, पूरे जो विनिंग अलायंस था बिग फोर्स के अलावा भी जिन जिन का इंटरेस्ट जहां जहां था, दे हैव टेकन दैट। ठीक है, वो उन्होंने ले लिया। इट रिड्यूस द साइज ऑफ जर्मन आर्मी विच हैड रीच 1.9 मिलियन। ठीक है, 1.9 मिलियन जर्मन जो आर्मी थी उसको रिड्यूस करके, ठीक है, 1 लाख के आसपास कर दिया। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा रिडक्शन किया है। सो डीमिलिटराइज जर्मनी को करने का मेन यही कारण था कि शक्ति को इतना कमजोर कर दें जर्मनी के, दैट दे कैन नेवर एवर ट्राई टू फाइट अगेंस्ट अस। फिर से कभी जर्मनी कोशिश ना करे हम पर अटैक करने की या हमारे एरियाज को जीतने की। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट रिड्यूस जर्मन्स नेवल फोर्सेस to a skeleton forces that included just 6 battleships, 6 light cruisers, 12 destroyers and 12 torpedo boats। तो बहुत ही कम कर दिया जर्मन की नेवी को भी। तकरीबन जितना भी इनका मिलिटराइजेशन था या आर्मर साइट था नेवल का, उस पर पूरा कंट्रोल कर लिया विनिंग अलायंस ने। तो हर तरीके से जर्मनी को कमजोर करने के लिए यही ये ट्रीटी साइन की गई थी। इट प्रोहिबिटेड जर्मनी फॉर हैविंग एयरफोर्स। एयरफोर्स जर्मनी नहीं रख पाएगा, ओनली दे कैन कीप द सी प्लेन्स। ठीक है, कामकाज के लिए, माइन वर्किंग के लिए ही सी प्लेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज एयरफोर्स पर भी कंप्लीटली जो था कंट्रोल जो था उनसे छीन लिया गया जर्मनी से। इट ऑथराइज दैट अलाइज टू कंडक्ट वॉर क्राइम ट्रायल्स। ठीक है, वॉर क्राइम जो ट्रायल्स हैं वो भी चलाए जाएंगे। कॉल फॉर 5 जजेस का ट्रिब्यूनल इस पे बिठाया जाएगा और जो केसर विलियम जो थे उन पर ट्रायल किया जाएगा। ही वॉज द रूलर ऑफ जर्मनी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कई बार प्रीलिम्स में ये सीधा आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, स्टेट सर्विसेज में ये कई बार सीधा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के शासक रूलर कौन थे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस ट्रीटी का, आर्टिकल 231। रिमेंबर दिस आर्टिकल, आर्टिकल 231। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है ट्रीटी ऑफ वर्साइल का। क्या था इसमें? इट कॉमनली कॉल्ड वॉर गिल्ट क्लॉज। क्या कहा जाता है इसे? वॉर गिल्ट क्लॉज भी कहा जाता है। रिक्वायर्ड जर्मनी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉजिंग ऑल द लॉस एंड डैमेज। जितना भी इस युद्ध में लॉस और डैमेज हुआ था, कंपेल किया गया इस आर्टिकल के अंडर कि जर्मनी ही उसका जिम्मेदार हो। ठीक है, और वॉर रेपरेशन की फॉर्म में जर्मनी से तकरीबन अगर हम बात करें 33 बिलियन, उस टाइम पर 1920 में 33 बिलियन का अमाउंट देने की बात की। आज अगर हम बात करें 2019 के आसपास तो ये अमाउंट हो जाता है 423 बिलियन। 423 बिलियन का ये अमाउंट हो जाता है। ठीक है, और अगर जर्मनी इकोनॉमी की आज हम बात करें तो जर्मन का जो जीडीपी आज है वो तकरीबन है बिलियन, 3900 बिलियन के आसपास जो है इनका आज जीडीपी है। तो उसका एक बहुत लार्ज अमाउंट चला जाता। तो अब उस टाइम पर जर्मनी की कंडीशन क्या है? अभी अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से निकला है, वॉन्ट ऑन सफरेज को वो फील कर रहा है, और तब आप वो रकम उन पर इंपोज कर रहे हैं विच दे आर नॉट कैपेबल टू पे बैक। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अनफेयर ट्रीटी थी जर्मनी के लिए कि ठीक है सेंट्रल पावर्स लॉस किए हैं, हारे हैं, इक्वली उनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। ठीक है, जर्मनी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराना और हद से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करना ये कहीं से भी सही नहीं था। और ये
इस तरीके की जो ह्यूमिलेटिंग पॉलिसी थी टुवर्ड्स जर्मनी, उसने जन्म दिया यहां पर एक नई विचारधारा को, दैट वाज राइज ऑफ नाजिज्म। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं मैप में यूरोप 1914 में कैसा था, एंड दैट फर्दर इन 1919। सो यू कैन सी जर्मनी का एरिया जो है कहां कहां तक है, एंड फर्दर इन 99 ये देखिए पोलैंड पूरा जर्मनी से छीन लिया गया, पर्शियन रीजन, ये सारा जो रीजन है यहां तक का, इट वॉज टेकन फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, सम एरिया फ्रॉम दिस पार्ट, और यहीं डीमिलिटराइज किया गया मेनली, क्योंकि फ्रांस जो था उसके अपने भय थे, उसके अपने डर थे। तो ये जो येलो देश हैं, जहां जहां येलो मार्क आप देख पा रहे हैं, ये है ट्रिपल एंटार्क्ट रीजन। सेंट्रल पार जो पिंक रीजन है, ये सेंट्रल पार को डिनोट कर रहा है, और जो ये येलो रीजन आप ब्लू रीजन आप देख रहे हैं, ये न्यूट्रल जो देश थे। स्विट्जरलैंड नेवर पार्टिसिपेटेड इन वॉर, इसलिए कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब जानेंगे क्या फर्दर कंसीक्वेंसेस हुए इस ट्रीटी के। ठीक है, जो 2-3 पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है उन पर ही चर्चा हम करेंगे। तो पहला है डिसइंटीग्रेशन ऑफ जर्मन population into newly created nations was used by Hitler to justify German aggression and expansion before the Second World War। देखिए बहुत सी जर्मन जो था एरिया, उस पर जो अधिकार कर लिया, लेकिन जमीन के साथ लोग भी गए, और लोग जो थे अंदर से जो वो क्या थे, वो उनकी नेशनैलिटी जो अटैचमेंट था वो जर्मनी के साथ ही था। मूल रूप से वो जर्मन ही थे, दे वर जर्मन स्पीकिंग पीपल, फॉलो द जर्मन कल्चर। सडनली क्योंकि कब्जा कर लिया है, तो वो जो भावनाएं थी जर्मन नेशनलिज्म के साथ, उसको हिटलर ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और ये मेन कारण बताया कि हम इसलिए ही हम इन सभी रीजन को रिस्टोर करेंगे और अटैक करेंगे। और पोलैंड पे अटैक हुआ, एंड देन यू कैन सी दैट सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहां से शुरू हो जाता है। इंपैक्ट ऑन यूरोपियन इकोनॉमी, देखिए उस टाइम पर जॉन मेनार्ड केन्स जो बहुत फेमस आपके ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने आपके 1923-24 के आसपास ये कह दिया था कि ये जो वॉर है, ये जो ट्रीटी साइन हुई है, इसकी वजह से फर्दर जो है बहुत ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे। और फर्दर वी हैव सीन दैट क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन 1929। नेक्स्ट है फेल्यूर ऑफ लीग ऑफ नेशन। सबसे बड़ा जो कारण हम फर्दर देखते हैं, फेल्यूर ऑफ लीग ऑफ नेशन। ट्रीटी ऑफ वर्साइल अगर आप साइन कर रहे हैं, तो व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ लीग ऑफ नेशन? ठीक है, उसकी रेलेवेंस को कम कर दिया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जैसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जब आप बना रहे हैं, लेट अस टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशंस। इफ ऑल द पावरफुल नेशन रिफ्यूज द रेलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो कौन संस्था है जिसको हम जिसकी तरफ हम फर्दर जस्टिस के लिए देखेंगे या और अदर एस्पेक्ट के लिए हम देखेंगे? तो लीग ऑफ नेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं। अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी इन देशों ने दी, और जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन का ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से जो प्रभाव था वो बहुत कम हो गया, एंड दैट फाइनली इनवाइट्स द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्दर जो था ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से ही द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि जो ह्यूमिलेशन जर्मनी ने फेस किया था अंडर दिस ट्रीटी, उसने नेशनलिज्म की भावना को, ठीक है, फैसिज्म अप्रोच के अंदर बहुत ही रैपिडली ग्रो किया अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ हिटलर, अगर जर्मन कंटेक्स्ट में हम बात करें तो। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो न्यूट्रलाइज की पॉलिसी फॉलो की जर्मनी ने, वो भी जो न्यूट्रलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो की आपके बिग फोर्स ने, ठीक है, आफ्टर दिस ट्रीटी, उसने भी कहीं ना कहीं जन्म दिया द्वितीय विश्व युद्ध को। सो
This is all about the Treaty of Versailles. So here we complete today's topic, and next time we'll come with some another important topics. I hope कि आपके लिए आज का टॉपिक बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा. So thank you very much.